योर बायोलॉजी टीचर। आई होप कि आप सबने अपना रिवीजन स्टार्ट कर लिया है, नॉट इन बायोलॉजी बट इन ऑल सब्जेक्ट्स, राइट। और अगर अभी भी किसी ने अपना रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है तो दिस इज द हाई टाइम, आप लोग अपना रिवीजन जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर लास्ट में आपने किया तो आपके पास बहुत सारा सिलेबस इकट्ठा हो जाएगा सारे सब्जेक्ट को लेके। इसीलिए आप साथ के साथ रिवीजन भी करते चलिए, ठीक है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जो स्टूडेंट्स हमारे साथ नए कनेक्ट हुए हैं उनके लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, राइट। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। कल हम ऑलरेडी इस चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं, राइट। और उसमें हमने क्या क्या कंटेंट डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था रोल ऑफ डीएनए इन रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात की, जिसमें दो टाइप्स हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक और टाइप की हमने बात की थी जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। सब कुछ याद है ना। देन हमने एक और टॉपिक डिस्कस किया था मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आपका फर्स्ट फिशन, जिसमें दो पार्ट्स थे, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। देन हमने डिस्कस किया बडिंग, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। तो ये 5 मोड्स हमने कल डिस्कस किए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से। बट अगर किसी का भी कल का सेशन मिस हो गया है तो आई आइकन पर आप लोग क्लिक करिए, वहां पे लिंक है प्रीवियस सेशन का जो हमने येस्टरडे डिस्कस किया है, वहां से आपको वो लिंक मिल जाएगा और आप उस सेशन को दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम अपने नए टॉपिक से, जो है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और इसको हमने क्या बोला था? इसको हमने बोला था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जहां जो न्यू ऑर्गेनिज्म होता है वो प्रोड्यूस करता है फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, आइदर मेल और फीमेल, राइट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आपको पता है, मोड्स आपको पता है। आज हम डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नाउ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जब हम बात करते हैं तो ये स्पेसिफिकली प्लांट्स में होता है। देखो, और जितने भी मोड्स हमने डिस्कस किए उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, अमीबा भी था, देन बैक्टीरिया, फंगी, ये सारे हमने डिस्कस किए, ठीक है। लेकिन ये वाला जो आपका मोड है ये सिर्फ प्लांट्स के लिए अप्लाई होता है, इसीलिए इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स भी कहते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या है कि जो भी प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट है, मींस रूट है, स्टेम है, लीफ है, उनसे एक न्यू ऑर्गेनिज्म को, मैं न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं कहूंगी, उनसे एक न्यू प्लांट को डेवलप करना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। दैट मींस द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स आपको पता है, रूट, स्टेम, लीव्स। अब इसमें क्या होता है कि जो भी न्यू प्लांट डेवलप हुआ वो जेनेटिकली सिमिलर होता है पेरेंट प्लांट के, इसीलिए यहाँ पर जो भी आपका न्यू प्लांट है दे डू नॉट प्रोड्यूस न्यू वैरायटीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपके वेजिटेटिव पार्ट से होता है और जेनेटिकली एकदम सिमिलर होता है आपके पेरेंट प्लांट से, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो, सो इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट्स, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट्स। किससे आप लोग न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं? न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट। और वेजिटेटिव पार्ट क्या क्या है? रूट्स, स्टेम, लीव्स, ये सब आपके प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट है, रूट्स, स्टेम्स और लीव्स, राइट। नाउ बिकॉज दे आर जेनेटिकली
सिमिलर होते हैं पेरेंट प्लांट के, सो दे आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट, हेंस इसीलिए ये नई वेराइटीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हेंस दे डू नॉट प्रोड्यूस न्यू वैरायटी, दे डू नॉट प्रोड्यूस न्यू वैरायटी, सॉरी प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज, राइट। तो ये होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कौन कौन से दो टाइप्स हैं? टाइप्स की बात करते हैं हम। टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो टाइप के होते हैं। जिसको पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में फटाफट से टाइप कर दो कि कौन कौन से होते हैं, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि कौन अटेंटिव है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो दो टाइप के होते हैं। पहला नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आप पूरा लिखिएगा। देन सेकेंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एक जो नेचुरली न्यू और ग्रोइंग प्लांट डेवलप होता है, और एक आर्टिफिशियली जो मैन जो ह्यूमन डेवलप कराता है, ह्यूमन ग्रो कराता है, उसको हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको नेचुरल और आर्टिफिशियल वन बाय वन बताती हूँ, ठीक है। तो पहला हम लेते हैं, फर्स्ट हम लेते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब क्योंकि आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा, नेचुरल मतलब नेचुरली प्रोड्यूस होता है, उसमें नेचर उसको हेल्प करती है एक न्यू प्लांट को डेवलप करने में। मैन का कोई, ह्यूमन का कोई उसमें हाथ नहीं होता। अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी रूट्स इन्वॉल्व हो सकती हैं। आई थिंक ये कलर बहुत लाइट हो गया है, हम चेंज करते हैं, ठीक है। ये आप देख लेना, रूट्स डेवलप कर सकती हैं, रूट से डेवलप हो सकता है, स्टेम से डेवलप हो सकता है, और लीव्स से भी डेवलप हो सकता है। अब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको एग्जाम्पल्स पता होने ज्यादा जरूरी है। आपको पता है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट ग्रो करता है, डेवलप होता है। अब वो वेजिटेटिव पार्ट्स क्या है? सेम रूट, स्टेम, लीव्स। तो दैट मीन्स नेचुरल में भी ये कॉमन है, आर्टिफिशियल में भी ये कॉमन है। नेचुरल में क्या होगा कि नेचर उसको डेवलप करा रहा है इन वेजिटेटिव पार्ट से, और आर्टिफिशियल में क्या होगा कि ह्यूमन डेवलप करा रहा है इन वेजिटेटिव पार्ट से, राइट। ये तो क्लियर है ना। चलिए, तो अब जो रूट से नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, डेवलप होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं। लेट मी चेंज द कलर, बहुत लाइट हो रखा है। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ क्योंकि एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो रूट से जो डेवलप होते हैं वो होते हैं प्लांट्स आपके स्वीट पोटैटो, खाया होगा ना। और अब तो ठंड के मौसम में, विंटर सीजन में तो काफी ये आता है ना। तो स्वीट पोटैटो एग्जाम्पल है। देन एस्पेरेगस आपका एग्जाम्पल है रूट्स का, जो नेचर प्रोड्यूस करता है रूट्स के थ्रू। देन स्टेम की बात करें तो स्टेम के आपके एग्जाम्पल हैं जिंजर, अदरक, आप सबको पता है ये भी विंटर में बहुत ज्यादा यूज होती है। देन ग्रासेस जो होती हैं, नॉर्मल ग्रास, पोटैटो, ये जितने भी हैं ये स्टेम के थ्रू डेवलप होते हैं, ठीक है, इनकी स्टेम से डेवलप होते हैं। ऑनियन, टर्मरिक, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं स्टेम के। लीव्स के थ्रू जो होते हैं डेवलप, उसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हो ब्रायोफाइलम, ठीक है। तो ये नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं रूट, स्टेम और लीव से, तो उनको बोलते हैं हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नाउ अगर हम आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन की बात करें तो सेकंड हमारा है, सेकंड टाइप जो है हमारा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड। तो आर्टिफिशियल जो मैन मेड है, जो ह्यूमन डेवलप कराता है, ग्रो कराता है, उसे हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें भी सेम, ह्यूमन क्या करेगा, किसी एक प्लांट पार्ट को, रूट, स्टेम या लीव्स को कट करेगा और उसको ग्रो कराएगा, और उससे जो आपका रिजल्ट आएगा वो एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा, राइट। अभी इसके भी एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, बट पहले आप इसकी एक डेफिनेशन लिख लो, दैट आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इट इज carried out
बाय स्टेम कटिंग। स्टेम, कोई भी प्लांट लिया, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी, उसकी स्टेम को कट किया और उसके बाद उसको ग्रो कराया। अब स्टेम कटिंग में जो एग्जांपल्स हैं आपके, मैं साइड में ही लिखती चली जा रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना। जैसे रोज है, आपका शुगर केन है ना, और लेमन, यस लेमन भी इसी का एग्जाम्पल है, और एक्सेट्रा आप लिख लो। 2-3 एग्जाम्पल आपको पता होनी चाहिए। So artificial vegetative propagation is carried out by stem cutting, root cutting, ठीक है। अब रूट कटिंग के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं वो आप खुद देखोगे। लीफ कटिंग, ये तीनों तो कॉमन हो गए। अब मुझे इसमें 2 चीजें और ऐड करनी है। रूट, स्टेम, लीफ तो कॉमन था ही था, लेकिन इसमें आर्टिफिशियल के केस में 2 और चीजें हैं, मैं आपको बताती हूँ। एक है लेयरिंग। लेयरिंग के थ्रू भी न्यू प्लांट्स को डेवलप किया जाता है। अब आप पूछोगे कि लेयरिंग क्या है। लेयरिंग में क्या करते हैं, 2 प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन कर देते हैं आपस में, और उसके बाद जो एक न्यू प्लांट्स डेवलप होता है उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं लेयरिंग। अब लेयरिंग में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, जो कौन कौन से प्लांट्स हैं जो लेयरिंग के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो इसके एग्जाम्पल हैं जैस्मीन, स्ट्रॉबेरी, और भी बहुत सारे होंगे, आप चेक करना, है ना, एक्सेट्रा। तो ये लेयरिंग के थ्रू कराते हैं, और लेयरिंग में क्या कराते हैं, कंबाइन 2 प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 प्लांट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लांट के दो प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक को कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आपका प्रोसेस होता है लेयरिंग। एक तो ये हो गया जो मुझे इसमें एक्स्ट्रा डालना था। एक और चीज है ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि कोई भी अगर प्लांट है, सपोज ये प्लांट है आपका, ठीक है, ये बहुत बेकार ड्राइंग बना रही हूँ लेकिन समझना इसको। अगर सपोज इसकी कोई ब्रांच निकली हुई है, ठीक है, तो क्या होता है कि इस ब्रांच को कट किया, यहाँ से यहाँ पे आपने इससे कट किया, और इस वाली ब्रांच को आपने सॉइल में डाल दिया, तो वहां से जो प्लांट डेवलप होगा उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग के एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल्स हैं आपके मैंगो है, गुआवा है, एप्पल है, एक्सेट्रा। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये आपके ग्राफ्टिंग के एग्जाम्पल हैं। तो अभी शायद क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस है दूसरे मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। ये स्पेसिफिकली प्लांट्स के लिए होता है, इसलिए इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमने पढ़ा कि जो न्यू प्लांट डेवलप होता है या ग्रो होता है वो वेजिटेटिव पार्ट से होता है, जो आपके हैं रूट्स, स्टेम्स, leaves, right? Now there are 2 types of vegetative propagation. First is natural vegetative propagation, second is artificial vegetative propagation. Natural से आपको क्लियर है, जो नेचर के थ्रू डेवलप होता है, नेचर के थ्रू ग्रो होता है, और आर्टिफिशियल मतलब जो मैन मेड, जो ह्यूमन ग्रो कराता है, उसको हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज वही है कि एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए कि नेचुरल की अगर हम बात करें हैं तो रूट्स के केस में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, स्टेम के केस में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, और लीफ के केस में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। सिमिलरली आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी स्टेम कटिंग में रोज और शुगर कैन है, लेमन भी है, रूट कटिंग में, लीफ कटिंग में क्या है, लेयरिंग। ये वैसे बाय द वे ये ना एक्चुअली आपका होमवर्क है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इसका और इसका इन दोनों के एग्जाम्पल आप खुद से लिखोगे, और नेक्स्ट जो भी हमारा इसके बाद सेशन होगा, आई थिंक अब नेक्स्ट थर्सडे हम मिलेंगे ना, तो उसमें आप मुझे सबसे पहले क्लास के स्टार्ट होने से पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि रूट कटिंग के ये एग्जाम्पल है और लीफ कटिंग के ये एग्जाम्पल थे, ठीक है। मुझे पता है रेगुलर जो भी बच्चा है उनसे मैं खुद से पूछूंगी कि कौन कौन से एग्जाम्पल आपने देखे हैं रूट कटिंग और लीफ कटिंग में, क्लियर। तो इसको कहीं पे नोट डाउन करके रख लो कि ये मैम ने होमवर्क दिया है, और अब हमें नेक्स्ट सेशन में इस होमवर्क को आपको बताना है मुझे, क्लियर। उसके बाद हमने लेयरिंग की बात की। लेयरिंग में
दो प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन करके जो प्लांट डेवलप हुआ उस प्रोसेस को बोलते हैं लेयरिंग। देन हमने ग्राफ्टिंग की बात की। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि प्लांट की ब्रांच को कट कर दिया जाता है और उसको फिर सॉइल में डिग कर देते हैं, उसके बाद जो ग्रो करता है प्लांट, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग, जिसके एग्जांपल है मैंगो, गुआवा, एप्पल एक्सेट्रा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे अब आपका जो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो हमने कल स्टार्ट किया था, यहाँ पर खत्म होता है आपका मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, जिसमें हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, मेल का भी पढ़ेंगे और फीमेल का भी पढ़ेंगे, राइट। बट क्योंकि मैंने आपको कल बोला था कि इस टॉपिक को खत्म कराने के बाद इंटेक्स क्वेश्चन जो भी दिए हुए हैं अब तक, जो भी मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कराया है, पहले हम वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपके पास भी बुक होगी, आपने देखा होगा, तो उसको मैं लिखवा देती हूँ, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम इंटेक्स क्वेश्चंस। तो ये कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ये डिस्कस किया है कि डीएनए कॉपी करता है, और अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या इंपॉर्टेंस है कि रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपी करता है। सबसे पहली चीज, डीएनए क्या है, हेरिडिटी मटेरियल है। दैट मीन्स जो भी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की बॉडी में इंफॉर्मेशन जा रही है, वो एक जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन में जा रही है, वो किस फॉर्म में जाती है, वो डीएनए फॉर्म में जाती है, राइट। तो पहला तो ये इंपॉर्टेंस हो गई डीएनए कॉपी की, कि दैट डीएनए कैरीज हेरिडिटी मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, राइट। अब जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन न्यू सेल्स आपके बनने लगते हैं। जैसे कल मैंने आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था कि डीएनए जो होता है आपका, जो पेरेंट डीएनए होता है, उसका एक स्ट्रैंड पेरेंट का होता है और एक स्ट्रैंड नया होता है, न्यू प्रोड्यूस होता है। तो यही जो इंफॉर्मेशन है वो ऑफस्प्रिंग में जाती है। इसीलिए जो आपका जो न्यू ऑफस्प्रिंग है, जो नया ऑर्गेनिज्म है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होता है, बट एसेक्सुअल के केस में एग्जैक्टली सिमिलर होता है। ठीक है, तो जब न्यू सेल्स बनते हैं तो वो सेम अमाउंट कैरी करके लेके जाते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग में, और जो आपका हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है वो भी आपकी पेरेंट सेल से ऑफस्प्रिंग में लेके जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंस है डीएनए की, कि डीएनए कॉपी क्यों होता है। तो इस आंसर को आप ऐसे लिखोगे, इसको रब कर देती हूं, इस आंसर को आपको ऐसे लिखना है, दैट डीएनए कैरीज हेरिडिटी मटेरियल, और ये आपके क्वेश्चन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जरूरी है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। तो डीएनए कैरीज हेरिडिटी मटेरियल, और आप इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हो, फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, राइट। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाता है। नाउ ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इस केस में द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, न्यू सेल्स बनते हैं, द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड which carry the same amount, which carry the same amount and type of heredity information, which carry the same amount and type of hereditary information, जो भी hereditary information है, जो भी material है, एज प्रेजेंट इन दी पेरेंट सेल, जो भी आपके पेरेंट सेल में प्रेजेंट होता है उसको कैरी करके ऑफस्प्रिंग में पास ऑन करता है, वही काम करता है आपका डीएनए। ठीक है, नाउ दिस इज
ओनली अचीव्ड बाय, ये जितना भी मैंने आपको बताया ये कैसे अचीव कर सकते हैं, ये अचीव होता है बाय डीएनए कॉपी, क्योंकि डीएनए कॉपी होता है इसलिए ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं। तो इसमें आप इतना आंसर लिख सकते हो दैट डीएनए कैरीज हेरिडिटरी मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन एंड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड व्हिच कैरी the same amount and type of heredity information as present in the parent cell. Now the next question says, question number 2, why is variation beneficial to the species but not necessarily for the क्या है, for the individual, right? अब ये वाला भी हमने कल ही डिस्कस किया था कि वेरिएशन होना भी इम्पोर्टेंट है। ये हमने डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्शन क्यों एसेंशियल है, क्या सिग्निफिकेंस है रिप्रोडक्शन का। तो उसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे, जैसे कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग फॉर इवोल्यूशन, राइट। तो यहाँ पे वेरिएशन के बारे में पूछा है कि क्यों वेरिएशन बेनिफिशियल है स्पीशीज के लिए बट नॉट नेसेसरली फॉर द इंडिविजुअल। देखो हमने वेरिएशन में क्या बात किया था कि वेरिएशन यूजफुल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। वो ऐसे, अगर स्पीशीज में वेरिएशन नहीं आएगा तो अगर कभी भी कोई भी ड्रास्टिक चेंज हुआ हमारे एनवायरनमेंट को लेके तो हो सकता है वो पर्टिकुलर स्पीशीज सरवाइव ना कर पाए, इसीलिए वेरिएशन बेनिफिशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है और एसेंशियल भी होता है। सो इसमें आप लिख सकते हो दैट वेरिएशन इज बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बिकॉज whenever there is a drastic change किसमें, एनवायरनमेंट में, ड्रास्टिक चेंज इन द एनवायरनमेंट, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, ठीक है। आप लोग एग्जाम में कोई शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, सभी को फुल लिखना है, ठीक है। So whenever there is a drastic change in the environment, comma, these variations, जो भी variations हुए, present in some individuals of population, जो हमने species की बात की, right? Individuals of population help them to survive. अब ये इसको ना आगे हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में, उस पे हम बहुत अच्छे से ये वेरिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बट मैं थोड़ी सी आपको एक चीज एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूंगी। देखो सपोज करो कि एक एरिया है, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कलर, ब्लू कलर है, जैसे ये ब्लू कलर के बीटल्स हैं मान लो, या फिर एक काम करते हैं, ये ब्लू नहीं ये ग्रीन, इसको आप हटाओ, हम ये नहीं लेंगे, हम ग्रीन लेंगे, ठीक है। ये एक हमारा एरिया है, ये एक हमारा एरिया है, ठीक है, इसमें ग्रीन बीटल्स हैं और इसके अंदर रेड कलर की बीटल्स भी हैं, ठीक है। ये अब लो रेड बीटल्स, अब रेड बीटल्स बहुत सारी हैं और ग्रीन बीटल्स कम है। तो कुछ भी हुआ, कोई अटैक हुआ, कोई एनिमल आया, उन्होंने ये सारे बीटल्स खा लिए, तो क्या हुआ कि ग्रीन वाले बीटल्स सपोजिटली बच गए, उनको नहीं दिखे, तो क्या हुआ कि जितने भी ये पिंक वाले थे ये सारे डेड हो गए, मर गए, खत्म हो गए, ठीक है। अब जब ये खत्म हो गए तो आगे कौन सी जनरेशन बची, आगे आपकी ग्रीन बीटल्स बचे ना ज्यादा, है ना। अब अगर सपोज करो कि ग्रीन बीटल्स हैं और साथ में अब ब्लू बीटल्स आ गए, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ठीक है। अब ब्लू बीटल्स आ गए, अब सब, और ब्लू बीटल्स बहुत कम है, ये बहुत ज्यादा बना दिए मैंने, आप ये मान के चलो कि बहुत, अरे यार ये बस इतना, ठीक है, हम इतना लेके चलते हैं, ये इतने ही हैं ब्लू बीटल्स। अब फिर से कोई चेंज हुआ एनवायरनमेंट के अंदर, ये कह लो एक हाथी ने इन बीटल्स पे पैर रख दिया और ये ब्लू और ये ग्रीन वाले सारे खत्म हो गए,
ठीक है, तो कौन से बचे? ब्लू बीटल्स। तो अब आगे कौन जाएंगे? आगे ब्लू कलर के बीटल्स रिप्रोड्यूस करेंगे। फिर ये ग्रीन हो गया, ये आगे ये ब्लू कलर के बीटल्स जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे वेरिएशन स्पीशीज में होते रहते हैं, उनका कोई भी रीजन हो सकता है और हम वो सारे रीजन नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन कि वेरिएशन क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है स्पीशीज के लिए। ठीक है, तो कोई भी इन्वायरमेंट में ड्रास्टिक चेंज होता है तो ये वेरिएशंस हेल्प करते हैं उनको सरवाइव करने के लिए, प्लस एज वेल एज एक स्पीशीज के इवोल्यूशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज बाइनरी फिशन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिशन। ये तो बहुत सिंपल है, राइट, ये तो हमने किया है। बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन हमने दोनों पढ़े हैं। बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल क्या था, जल्दी से टाइप करो, और एक है हमारा मल्टीपल फिशन, उसका भी एग्जाम्पल टाइप कर दो फटाफट से, कल हमने डिस्कस किया है, राइट। और अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई भी सेशन मिस हुआ है आज से पहले का, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दिए हुए हैं, उन पर जाओ, टॉपिक वाइज उनको देखो और फिर वापस से जो करंट हमारा चलेगा हम उनके साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो बाइनरी फिशन और मल्टी फिशन के डिफरेंस में अगर हम बात करें तो बाइनरी मीन्स टू, दैट मीन्स जो भी डिवीजन होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करता है, वो इस केस में दो आइडेंटिकल हाफ्स, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स हमें मिलते हैं, राइट। टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होते हैं। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आपको मैंने कल सारा लिखवाया है, इसलिए आप खुद से ये पूरा लिखेंगे। और मल्टीपल में सेवरल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, राइट, सेवरल डॉटर सेल्स। दूसरा, बाइनरी फिशन के केस में जो आपका न्यूक्लियस है वो सिर्फ एक बार डिवाइड होता है, एक बार डिवाइड होता है, दैट मीन्स एक न्यूक्लियस है, डिवीजन हुआ, डिवाइड हुआ, दो में हुआ, इसलिए तो हमें दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स मिले। बट इन मल्टीपल फिशन जो न्यूक्लियस आपका होता है वो सेवरल टाइम डिवाइड होता है, सेवरल टाइम्स, बहुत सारे टाइम्स। हमने एग्जाम्पल पढ़ा था ना, दिखाती हूँ मैं, ये एक न्यूक्लियस है, ये डिवाइड हुआ, बहुत सारे सेल डिवीजन हुए और ये बना, क्या था ये एग्जाम्पल, यस, प्लाज्मोडियम। और उसके बाद जब इसकी ये आउटर वॉल बर्स्ट हुई, ब्रेक हुई, तो ये बाहर निकल जाते हैं आपके। ठीक है, ये एग्जाम्पल पढ़ा था ना, तो दो डिफरेंस तो ये हो गए। तीसरा आप एग्जाम्पल दे दो, एमीबा बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल हो गया, और यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे दो प्लाज्मोडियम का, यही वाला, ये है प्लाज्मोडियम। ठीक है, मैंने और भी एग्जाम्पल्स बताए थे तो आप लोग वो भी लिख सकते हो, बट एग्जाम्पल अगर डिफरेंस में दे रहे हो एक एक दे सकते हो, इनफ है। ठीक है, तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज बाइनरी फिशन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिशन। अब मैंने आपको डायग्राम के थ्रू ये दोनों एक्सप्लेन किए थे कल, राइट। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में आता है, 1 मार्क में सपोज, तो आप 2 पॉइंट्स लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स होते हैं, इधर इस केस में सेवरल डॉटर सेल्स होते हैं, और एक आप लिख दो कि न्यूक्लियस एक बार डिवाइड होता है और इस केस में न्यूक्लियस सेवरल टाइम्स डिवाइड होता है। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो आप ये 3 पॉइंट्स लिख सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो साथ में। या अब अगर आपको लग रहा है कि हम लोग के पास टाइम है और हम 2 मार्क्स में इसको कर सकते हैं, तो आप एक एग्जाम्पल देने के बाद अमीबा का डायग्राम ड्रॉ कर दो और उधर मल्टीपल फिशन का एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम देके उसका डायग्राम ड्रॉ कर दो। तो आपको मार्किंग स्कीम देखनी है। 1 मार्क में आपको डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखने की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से सीखो कि अगर कोई क्वेश्चन कम मार्क में है तो आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज, क्या कीवर्ड उसमें देना है, और अगर वो ज्यादा मार्क में है तो आपको कितनी डिटेल्स उस क्वेश्चन में देनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपका स्पोर फॉर्मेशन का है, राइट। हमने स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा है
और कल लास्ट में शायद हमने यहीं पर खत्म किया था। कुछ इस तरीके का डायग्राम मैंने आपको बनाया था जो बहुत अच्छा नहीं बना था, है ना, ये वाला डायग्राम था ना। तो यहाँ पे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, राइट। उसके बाद आइदर ये जितने भी स्पोर्स हैं दे स्प्रेड ऑन एयर और दे लैंड ऑन फूड, सॉइल और अदर सच सब्सटेंस, ठीक है। वहां पे फिर ये जर्मिनेट होते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन में और दोबारा से एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या था? इसका एग्जाम्पल था राइजोपस, ठीक है। तो अभी मैं बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको कैसे लिखना है। तो आपको पता है दैट स्पोर फॉर्मेशन इज a simpler and faster mode of reproduction। स्पोर फॉर्मेशन जो है आपका सिंपल और फास्टर मोड है। आप देखो ना कितने सारे स्पोर्स एक साथ जर्मिनेट हो सकते हैं अगर उसे फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। सो बेसिकली इट इज अ सिंपल एंड फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ स्पोर्स आर स्मॉल, बहुत छोटे छोटे, माइक्रोस्कोपिक, जिसको हम माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो स्पोर्स आर स्मॉल एंड लाइट स्ट्रक्चर्स, small and light structures which easily get dispersed by wind, or water or any other substance to far off places, right? तो ये है आपका आंसर कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिलता है अगर वो रिप्रोड्यूस हो थ्रू स्पोर्स। तो एग्जांपल आपको पता है, ये एग्जांपल इसमें दे देना, एग्जांपल राइजोपस, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू थिंक ऑफ रीजंस व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन? क्या आप कोई रीजन दे सकते हो कि जो इतने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रीजनरेशन से एक न्यू इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते? सो पहली चीज रीजनरेशन क्या है, हमने डिस्कस किया है कि रीजनरेशन में देखो फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन दो मोड्स हमने पढ़े थे। फ्रेगमेंटेशन में क्या था कि आप एक ऑर्गेनिज्म को अगर कट करते हो इनटू 2 और मोर देन 2 पीसेस, तो हर एक पार्ट उस ऑर्गेनिज्म का एक कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा, राइट। ये हमने डिस्कस किया था। लेकिन रीजनरेशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का कोई लॉस्ट पार्ट है, कोई पार्ट डैमेज हो गया है, ब्रेक हो गया है, तो वो अपना उस डैमेज पार्ट को दोबारा से रिप्रोड्यूस करे, दोबारा से रीजनरेट करे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात की है, राइट। सो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ इवॉल्व्ड ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। अगर हम सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहां पे बहुत इजीली पॉसिबल है, बट जब हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हम रीजनरेट कर सकते हैं अपना लॉस्ट पार्ट? नहीं कर सकते ना। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ इवॉल्व्ड ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। It is therefore not easy to develop such organisms or such organs through regeneration। तो आप इसमें यही लिखोगे that complex organisms they have different kinds of evolved organs and organ systems। मुझे पता है मेरी राइटिंग थोड़ी खराब जा रही है क्योंकि मैं थोड़ी सी स्पीड में लिख रही हूं ताकि आप लोग मेरे साथ साथ उसको कंप्लीट कर पाओ। सो इट इज therefore not easy to develop such organs through regeneration or such organisms through regeneration, right। तो आपको रीजनरेशन का मतलब पता है, तो आपको पता है ये सिंपल ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल है लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन
नंबर 6, Why is DNA copying an essential part of the process of reproduction? ये तो सेम ही हो गया कि क्या इंपॉर्टेंस है डीएनए कॉपी करता है रिप्रोडक्शन में। तो आपको आई थिंक वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो आप सेम आंसर भी दे सकते हो कि बिकॉज डीएनए कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज टू बी ट्रांसफर्ड और विच इज टू बी पास टू द नेक्स्ट जनरेशन, and during the reproduction new cells are formed which carry the same amount in type of heredity information as present in the parent cell, इसलिए कॉपी करता है। ठीक है, अब और क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 वाला तो आप खुद करने वाले हो, आई थिंक यही है। एक और क्वेश्चन मैंने देखा था, आई थिंक मैं भूल गई हूँ इसमें उसको लिखना, कुछ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का था कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्यों प्रैक्टिस की जाती है उन प्लांट्स के लिए जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। चलो एक काम करना, आप लोग देखना उस क्वेश्चन को, आपके इंडेक्स क्वेश्चन में ही वो कुछ क्वेश्चन है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, और उसको फिर अगर डिफिकल्ट हुआ तो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको उसका आंसर लिखवा दूंगी। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आज हम इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर हम नेक्स्ट थर्सडे से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि वो एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बार रिपीट किया गया है सीबीएसई के पेपर्स में। आप प्रीवियस पेपर आप ऑलरेडी आई थिंक देख चुके होंगे, तो उसमें आप देखोगे तो ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूसली रिपीट किया गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आप वो लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, वो क्वेश्चन किसी और तरीके से पूछते हैं, और ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स में जनरली आता है। और दूसरी चीज जो मैंने एनालाइज किया है, और दूसरी चीज जो मैंने एनालाइज की है वो ये कि 10th क्लास के बच्चे को फ्लावर का डायग्राम भी ड्रॉ करना नहीं आता। सीरियसली बिलीव मी, ऐसा हुआ है, ऐसा मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में देखा है कि बच्चे फ्लावर्स का डायग्राम भी अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाते, और ये डायग्राम तो आपको बनाना ही बनाना होता है। तो दैट मीन्स अब जब हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट थर्सडे मिलेंगे तो हम ये टॉपिक तो डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ सबसे पहले मैं आपको फ्लावर का डायग्राम बनाना सिखाऊंगी, और बहुत ईजी वे में सिखाऊंगी, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो उसे ड्रॉ करने में। वहां पे ऑल्दो आपकी आर्ट या कलर्स नहीं देखे जाते, आपको फ्लावर के अंदर कलर नहीं फिल करने हैं, बट एटलीस्ट जो भी आप उसके पार्ट्स बना रहे हो वो आप सही तरीके से बनाओ। वो मेरा मोटिव रहेगा कि मैं आपको उस तरीके से उस इजीएस्ट वे में उसके डायग्राम को ड्रॉ करना सिखाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस सेशन को खत्म करते हैं, और आपने क्या करना है, आपने रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना है। आप मिस नहीं करोगे कोई भी कि आज पढ़ाया है तो उसको छोड़ देते हैं, एग्जाम टाइम में रिवीजन करेंगे। ये मेरे सब्जेक्ट के लिए नहीं है बेटा, ये सारे सब्जेक्ट के लिए मैं बोल रही हूँ कि रिवीजन स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है कि आपको साथ साथ रिवीजन उसका करना है। ठीक है, तो फिर मैं तो वही बोलूंगी कि चलो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन keep revising, stay safe, stay home, thank you, bye।